विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2023। कोर्स का शीर्षक हिंदी का विभाग 6। विचार बिंदु हैं आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि की और इसकी प्रवृत्तियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की। राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक काल का जो समय है, यह वास्तव में सन 1857 से 1947 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें भारत में आए विदेशी मुसलमान भी भारतीयों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। कांग्रेस दल की स्थापना और दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई लोकप्रियता ने इस ऐक्य को और ज़्यादा बढ़ा दिया। साहित्य जगत में भी यही तत्व देश प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीयता आदि के रूप में परिलक्षित हुआ। भारतीय एवं द्विवेदी युगीन, छायावाद युगीन और प्रगतिवादी, ये साहित्य इसका जीता जागता प्रमाण है। भारतीय आंग्ल संघर्ष की राजनीतिक दृष्टि से झकझोर देने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध। अंग्रेजों की कूटनीति ने भारतीयों को चौंकाया ही नहीं था, सजग और आगे के लिए तैयार भी कर दिया था। भारतीयता की भावना को विकसित और बढ़ाने के लिए अतीत प्रेम से लेकर समाज सुधार तक अनेक प्रकार के आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे। इसके पश्चात भारत में विक्टोरिया का शासनकाल आया। इसमें अनेक प्रकार की सांत्वनामय घोषणाएं की गईं, जैसे धर्म में हस्तक्षेप न करने की बात, नीति और आदर्श की बात। इस बात से लोगों को कुछ देर के लिए तो राहत मिली, लेकिन स्थायी रूप से कोई समाधान नहीं निकला। अब देखा जाए धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से, इस काल के राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों पर भी पड़ा। इस समय आंदोलन का उद्देश्य था समाज सुधार एवं भारतीय स्वाधीनता। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इन आंदोलनों में सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण वो थे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद आदि के विचार। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। इनका उद्देश्य था समाज की कमियों, संकीर्णताओं और रूढ़ियों को समाप्त करना। लेकिन कुछ समय के पश्चात वे स्वयं इस बात को देखने लगे कि समाज में इस तरह के आंदोलन की बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई। उसका भी उद्देश्य यही था कि समाज सुधार की भावना। दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की और उसका भी उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीयता का संचार करना, राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बेसेंट जैसी अनेक विदेशी नारियों ने भी यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने के लिए सहयोग किया। इस प्रकार देखा जाए तो यह भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में, जहां एक और राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में दयनीय शोषण हुआ, वहीं दूसरी ओर ईसाई मत का प्रचार प्रसार भी होने लगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इन धार्मिक आंदोलन तथा सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियों, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, समुद्री यात्रा निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा, अंधविश्वास आदि चीज़ों का घोर विरोध किया जाने लगा। विधवा विवाह का समर्थन किया जाने लगा और अछूत उद्धार पर बल दिया जाने लगा। शोषित एवं पीड़ित समाज और नारी के प्रति अनेक प्रकार से संवेदना प्रकट की गई। इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिक काल में कुल मिलाकर मानवतावादी दृष्टि की स्थापना के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे। और साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक काल का जो साहित्य है, विषय और शैली दोनों दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले का जो साहित्य था, जैसे
रीतिकाल की अगर बात करें तो अधिकतर साहित्य राजमहलों में पल रहा था, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते राजमहल से निकलकर वो झोंपड़ियों तक आ चुका था और आम जनता के दुख दर्द को समझने लगा। यही कारण है कि भारतीय युग से आधुनिक काल की जो एक प्रोग्रेसिव जो सोच थी, प्रगतिशील सोच थी, वो आधुनिक काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। अब इसके बाद चर्चा करते हैं आधुनिक कालीन हिंदी कविता पर परदेशी विदेशी प्रभाव। आधुनिक काल के विभिन्न युग में सन 1870 से लेकर आज तक की यात्रा को अगर देखा जाए तो वो अनेक प्रेरणा से भरी हुई है। राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों ने कविता की प्रवृत्तियों को एक बहुत बड़े व्यापक फलक पर प्रभावित किया। जैसे हम देखें, भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी काव्य है या प्रगतिशील काव्य है और नई कविता है। अब भारतीय युग पर देखें तो भारतीय युग आधुनिक हिंदी साहित्य का बिल्कुल जहाँ से प्रारंभ कहते हैं वह कहा जाएगा। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा बनी और विभिन्न गद्य रूपों में, जैसे आपके निबंध है, उपन्यास है, नाटक है आदि की विकास यात्रा का पहला पत्थर रखा गया। कविता मूलतः मध्यकालीन परंपरा पर चली, लेकिन उसमें नई चेतना का धीरे धीरे समावेश होता गया। वैज्ञानिक बुद्धिवाद के फलस्वरूप काव्य में विश्लेषण प्रियता, इतिवृत्तात्मकता भी धीरे धीरे आती गई। द्विवेदी युग में आइए, द्विवेदी युग में यहाँ पर सुधारवाद, आदर्शवाद की बात सबसे ज़्यादा होने लगी। नंदलाल वाजपेयी ने तो कह दिया था कि नए विचार और नई भाषा और नई पोशाक हिंदी को इस युग की सबसे बड़ी देन है। द्विवेदी युग पर बंगभंग आंदोलन व रूसी क्रांति का भी असर पड़ा। इस युग के कवि जन ध्वनि को भी कविता में शामिल करने लगे। छायावाद में आइए, एक प्रकार से छायावाद में आकर के कहीं इस तरह की जो परिस्थितियां थीं थोड़ा निराश करने वाली थीं, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर कुछ कम होने लगा था। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो आग थी कम बेशक हुई थी लेकिन बुझी नहीं थी। छायावाद के कवियों ने उसी की अनुभूति, कल्पना की गहराई आदि के द्वारा भी उसको हवा दी। इस युग के कवियों ने खड़ी बोली को परिमार्जित किया और उसमें साहित्य रचना होने लगी। इस युग के उत्तरार्ध यानी 1932 के आसपास कवियों की एक नई पीढ़ी सामने आई, जिसमें भगवती चरण वर्मा, रविशंकर बच्चन, नरेंद्र, अंचल, अग्गे, इन कवियों का वर्ग रूस के समाजवाद से प्रभावित था। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना का स्वर बहुत तीव्र गति से देखने को मिला। सन 1932 में होने वाली इस प्रक्रिया ने 1936 तक एक अलग रूप धारण कर लिया था, जिसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया। प्रगतिवादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, नागार्जुन आदि प्रमुख हैं। दिनकर और सुमन ने भी अनेक प्रगतिशील रचनाएं की। अब बात करते हैं आधुनिक काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों की जिसके आधार पर इसकी पहचान होती है। राष्ट्रीय चेतना की बात की जाए तो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का जो काम था भारतीय युग से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय युग ने अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। भारतीय युगीन कवियों ने जहां एक ओर भारत का शोषण करने वाली विदेशी नीतियों का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर विदेशी शासकों की उन अच्छाइयों को भी चित्रित किया। भारतीय ने अंग्रेजों के चतुर्दिक होने वाले शोषण का सीधा विरोध किया। भीतर से सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन सब मुँह से, जाहिर बातन में अतेज क्यों से कि सज्जन नहीं अंग्रेज। इतना ही नहीं, अपने यहाँ बनने वाले सामान की जगह विदेशी सामान का इस्तेमाल करने पर भी जो पूंजी थी भारत की बाहर जा रही थी, इसका भी भारतीय युगीन कवियों ने विरोध किया। भारतीय युगीन कवियों ने समाज सुधार की अगर बात की जाए तो भारतीय युग में समाज सुधार की अनेक समस्याएं, कुरीतियां विद्यमान थीं, जो इससे पहले बताई। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक अंधविश्वास, राजनीतिक मतभेद, व्यक्तिगत मतभेद आदि कुरीतियां थीं। इन पर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया। तभी तो भारतीय के भारत दुर्दशा नामक नाटक के माध्यम से धार्मिक रूढ़ियों ढोंगों का विरोध किया है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। गजल के माध्यम से भी प्रताप नारायण मिश्र जैसे अनेक कवियों ने समाज की अधोगति को चित्रित किया है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो,
बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और इसके बाद प्रेम एवं सौंदर्य की भी कविताएं भारतेंदु युग में हुई, लेकिन प्रेम की जो लगन है वो भारतेंदु के काव्य में कदम कदम पर देखी जा सकती है। पिय प्यारे बिना यह माधुरी मूर्ति और न को अब पेखिए का, सुख छाण के संगम को तुमरे इन तुच्छन को अब देखिए क्या। ये भारतेंदु कहते हैं कि जिन आंखों में कृष्ण की छवि बसी है उसके अलावा अब क्या देखने के लिए बचा है। हास्य व्यंग की भी रचनाएं इस समय हुई। हंसी के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत गहरी चोट भारतेंदु के कवियों ने की। और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो खड़ी बोली में भी भारतेंदु युग में रचनाएं होने लगी। द्विवेदी युग में भी राष्ट्र प्रेम की भावना थी, लेकिन द्विवेदी युग का राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग के राष्ट्र प्रेम से थोड़ा अलग इस मायने में है कि इन कवियों ने भी उस चीज़ को, राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक बढ़ा दिया। मैथिलीशरण गुप्त की वाणी कहीं कहीं इतनी बेचैन हो जाती है, उन्हें लगता है कि लोगों के मन में राष्ट्र की रक्षा के प्रति ऐसी आग लगा दी जाए जो कभी न बुझे। अपनी स्वदेश संगीत कविता में गुप्त जी इसी भाव को व्यक्त करते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। मैथिलीशरण गुप्त ने तो वैतालिक नीति काव्य में अपने देश की वर्तमान स्थिति की अतीत से तुलना की है। कहते हैं कि फिर अपने को याद करो, उठो अलौकिक भाव भरो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मानवीय चेतना के विकास की द्विवेदी युग से पहले भी मानवीय चेतना थी, लेकिन द्विवेदी युग में आकर मानवीय चेतना अपने एक विकराल रूप में दिखाई देती है, विस्तृत रूप में। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने गुरुकुल काव्य में मानवता को सर्वश्रेष्ठ और पूरी दुनिया में वंदनीय कहा है। वह कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान मही मंडल के बीच। इतना ही नहीं, गुप्त जी ने समाज में एड्स रोग और कैंसर की भांति फैले छुआछूत के रोग की कड़ी निंदा की है। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं किंतु नहीं वैसी वाणी। इसके बाद आइए नीति एवं न्याय की प्रधानता। इस युग में नीति और न्याय परक कविताएं भी बहुत तेजी से होने लगी। कुमार्ग से हटकर सुमार्ग पर लाने के लिए द्विवेदी युग कवियों ने नीति और न्याय की बात कही। मैथिलीशरण गुप्त तभी तो कहते हैं कि काव्य का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और न्याय के लिए तो मैथिलीशरण गुप्त का कहना ही क्या है। वह कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सेवक है या स्वामी है या ब्राह्मण है या कोई है, अगर उसने गलत काम किया तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। वो कहते हैं कि दुजता तक आततायनी, वध में है कब दोषदायनी। और यहां तक कहते हैं कि अन्याय को सह करके चुप नहीं रहना चाहिए, इतिवृत्तात्मकता। मैथिलीशरण गुप्त ने विश्व वेदना नामक मुक्तक काव्य में लोगों को संदेश दिया है कि हमें युद्ध के भयंकर परिणामों से भयभीत होने की अपेक्षा अपने कर्म में सदैव निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रकृति प्रेम की प्रधानता। आधुनिक काल की कविता में प्रकृति प्रेम भी देखने को मिलता है। जैसे जयद्रथ वध काव्य में अर्जुन प्रकृति को माँ के रूप में देखता है। जो कहता है, आकाश में चलते हुए यों छवि दिखाई दे रही, मानो जगत को गोद लेकर मोद देती है मही। हास्य व्यंग संबंधी काव्य। इस समय द्विवेदी युग में भी हास्य और व्यंग से संबंधित अनेक रचनाएं हुई। बौद्धिकता की प्रधानता। जागरण काल के काव्य में प्राचीन धार्मिक मान्यताओं एवं ईश्वर के अवतारवादी स्वरूप को मानवता के आधार पर स्वीकार किया गया। तभी तो मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए कहीं नहीं हो क्या। गुप्त के राम अपनी बात को कितना सहज ढंग से कहते हैं। संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अब छायावादी काव्य की देखी जाए तो छायावादी काव्य में के जो प्रवृत्तियां हैं उसमें हमको देखेंगी कि छायावादी
कविता भी अपने आप में प्रकृति प्रेम छायावाद में भी देखने को मिलता है। पंत का जो प्रारंभिक कविता है वो छायावाद में प्रकृति प्रेम से भरी हुई हैं। छोड़ द्रमों की मृत छाया तौर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। कल्पना की प्रधानता, आधुनिक काल की कविता में कल्पना की प्रधानता भी दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नारी के प्रति दृष्टिकोण, छायावादी काव्य में नारी के प्रति कवियों का दृष्टिकोण बहुत सम्मानजनक रहा है। आदि और रीतकालीन कवियों की तरह भोग और श्रृंगार की वस्तु नहीं थी। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य को किस प्रकार वर्णित करते हैं। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनशावक से सुकुमार सुधावर ने को बीत के पास। और छायावादी कवि ने नारी के श्रद्धा रूप को चित्रित किया है। कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रेम के विविध स्वरूप, छायावादी काव्य में प्रेम के विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे प्रकृति प्रेम है, देश प्रेम है, नारी प्रेम है, सौंदर्य प्रेम है, अज्ञात सत्ता के प्रेम है इत्यादि। वेदनानुभूति, इन कवियों के काव्य में वेदना भी अपने अनोखे रूप में प्रकट हुई है। इस करुणा कलित हृदय में अब वकील रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। परिवर्तन की बात भी इस युग में हुई है। रहस्यवाद, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल से लेकर छायावाद तक रहस्यवादी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में दिखाई देती है। छायावादी कवि प्रसाद, पंत और महादेवी ये रहस्यवाद के लिए ज़्यादा और सबसे ज़्यादा विख्यात है महादेवी। आशा सर्ग में, कामायनी के आशा सर्ग में प्रसाद कहते हैं कि सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते, स्वीकार यहाँ सदा मन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ। महादेवी तो कहती हैं कि जब ये तन और मन सब कुछ उसी का है तो क्या पूजा करूं, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम प्रिय जीवन रे। मानवीय दृष्टिकोण, हिंदी काव्य में मानवता की भावना किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देती है। प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि इड़ा सर्ग में तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है, नारी की समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। अर्थात समाज में स्त्री पुरुष के सामंजस्य के बिना विकास की कल्पना करना असंभव है। और वह तोड़ती पत्थर में कवि कहते हैं कि भिक्षुक निराला की कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी स्वीकार। देश प्रेम की भावना, छायावादी कवियों के काव्य में और गद्य में भी देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है। सामाजिक यथार्थ भी छायावादी काव्य का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। ताज कविता में पंत कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। देश प्रेम की भावना काव्य में ही नहीं गद्य में भी, जैसे जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में एक गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। निराला के काव्य में भी देश प्रेम की भावना अनेक प्रकार से व्यक्त हुई है। जागो फिर एक बार समर अमर कर प्राण। छायावाद में प्रसाद पंत निराला के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावना की एक अलग भी धारा थी, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। वैज्ञानिक प्रभाव, छायावादी काव्य पर विज्ञान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसा कोई समय नहीं है जहां मानव जीवन में विज्ञान का हस्तक्षेप न रहा हो। ये बात अलग है, कहीं कम कहीं अधिक, लेकिन छायावादी कवि कहते हैं कि विज्ञान का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए। प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय समन्वय, उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इसके बाद प्रगतिवादी काव्य की अगर प्रवृत्तियों की बात की जाए तो प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में समझा शोषित
और दलित, किसान, मजदूर, पीड़ित नारी के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई है। नागार्जुन कहते हैं, खुब गए दूधिया निगाहों में, फटी विवाहियों वाले गुट्ठल खुरदरे पैर। देश प्रेम। प्रगतिशील कवियों की कविता में देश प्रेम तो देखने को मिलता है, लेकिन प्रगतिशील कवियों का जो देश प्रेम है वो अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत अलग है। वो कहते हैं कि आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी किसकी मिली, किसको मिली? बहुसंख्यक जनता को उत्पीड़न से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से आज़ादी चाहिए, शोषण से आज़ादी चाहिए, शोषण से मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। इसीलिए यहाँ का जो प्रगतिशील कवि है वह जैसे नागार्जुन हों, केदारनाथ अग्रवाल हों, सभी कहते हैं कि जब अपने अधिकार आसानी से नहीं मिलते तो उनके लिए संघर्ष करना बहुत लाजमी हो जाता है। तभी तो केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि काटो काटो करवी, मारो मारो हंसिया, हिंसा और हिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। निराला की भिक्षुक कविता में भी भिखारी की दर्द भरी दास्तां नजर आती है। वाता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। रामेश्वर अंचल ने दलितों एवं गरीबों की दुर्दशा को इस प्रकार व्यक्त किया है। कहते हैं कि यह नस्ल जिसे मानव कहते, कीड़ा से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य था, हैरत है पर कैसे बीती। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी कवियों ने सदैव शोषक वर्ग के अन्याय और अत्याचार के प्रति घृणा का भाव ही दिखाया है अपनी कविता में। नागार्जुन कहते हैं लाल भवानी कविता में, सड़ी लाश हैं जमींदारियां, इनको हम दफनाएंगे, गांव गांव पातर पातर को हम भूस्वर्ग बनाएंगे। और रामविलास शर्मा ने सर पदमपत कविता में कहा है कि पैसा ही नेता यहाँ, पैसा ही सरकार, इसीलिए सर पदमपत के सब हैं नातेदार। क्रांति का समर्थन। जब प्रगतिशील कवि देखता है कि अहिंसा के रास्ते कोई न्याय और अधिकार नहीं मिलने वाला है तो वो क्रांति के लिए बेचैन हो उठता है। तभी तो नागार्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी लेखनी से शांति की कविता कैसे लिखूं, ऐसे खराब माहौल में कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं। सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण। प्रगतिशील कवियों ने समाज की विभिन्न विसंगतियों का यथार्थ चित्रण किया है और रूढ़िवादी परंपराओं का भी इन्होंने खुलकर विरोध किया है। मानवीय भावना की प्रधानता। प्रगतिशील कवियों ने मानवीय भावनाओं को बड़े व्यापक धरातल पर लाकर खड़ा किया है। वे कहते हैं कि बिना मानवीय भावना के किसी भी बेहतर समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। प्रयोगवादी कवियों को देखा जाए तो उनमें भी लघुता के प्रति उदारता है। ठंडी हो रही है रात धीमी, यंत्र की आवाज़। तनवीरवादी ने छोटी सी टूटी वस्तुओं को भी महत्व को स्वीकार किया है। टूटा पहिया में कहते हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। बौद्धिकता। आधुनिक काल में बौद्धिकता का सीधा अर्थ है सोच विचार कर कार्य करना। इसमें भावात्मकता के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। नगेंद्र कहते हैं कि एक गहन बौद्धिकता प्रयोगवादियों पर शीशे की परत जैसी है। बौद्धिकता का अर्थ अनुभूतिहीनता समझ लेना चाहिए। इसकी कविता ध्रुव नीरज शुष्क है। प्रयोगवादी कविता में धर्मवीर भारती कहते हैं प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु तब भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। सामाजिक रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति विद्रोह। आधुनिक काल के कवियों ने, जिनमें प्रगतिवादी कवियों की अगर बात की जाए तो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी इन सभी कवियों ने जो है सामाजिक रूढ़ियों परंपराओं का खुलकर विरोध किया। भवानी प्रसाद ने अपने चारों ओर फैली समस्याओं की ओर इशारा किया है। हर तरह के लोग उसमें तपें, तू बैठा रहेगा, हाय इतना सुख जलन के बीच में कैसे सहेगा। आशा और विश्वास। आधुनिक काल के कवि लाख समाज में विसंगति होने के बाद भी पूरी आशा और विश्वास से लबालब भरा हुआ है। जीवन को सही और संतुलित रूप से जीने के लिए आशा और विश्वास दोनों जरूरी हैं। तभी तो धर्मवीर भारती ने एक स्थान पर कहा है, आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है।
निराशा, कहीं कहीं निराशा भी दिखाई देती है। कुरूप और वासना का भी कहीं कहीं चित्रण है। व्यंग्य की प्रधानता, आधुनिक काव्य में व्यंग्य की प्रधानता भी देखी जा सकती है। प्रयोगवादी कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी नगरीकरण, बढ़ते हुए नगरीकरण आदि पर बहुत बेहतरीन तरीके से व्यंग्य किए हैं। शहर से गांव, गांव से शहर, इन सारी चीज़ों के बदलने के बाद कैसे व्यक्ति की सोच बदल चुकी है और वो इंसान नहीं रहा, चाहे कहीं भी गया। इस पर कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में तुम्हें बसना भी नहीं आया। एक बात पूछूं, सच सच बतलाओगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। नई कविता के कवियों ने भी आधुनिक काल में मानवीय मूल्यों, टूटते हुए मानवीय मूल्यों पर अपनी लेखनी खूब चलाई है। आज शिक्षा का जितना विस्तार हो रहा है, वहीं एक और देख रहे हैं कि समाज में मानव के बीच एक व्यवहार है, एक मानवीय व्यवहार है, वो किस तरह से कम हो रहा है। कुंवर नारायण की दृष्टि मानवीय मूल्यों की बिखरती हुई दुनिया पर किस तरह जाती है। वो कहते हैं कि पागल से लुटे लुटे, जीवन से छुटे छुटे, ऊपर से सटे सटे, अंदर से हटे हटे, कुछ ऐसी भी यह दुनिया जानी जाती है। व्यक्तिकता, नई कविता में, आधुनिक काल की नई कविता में प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी के साथ साथ कहीं कहीं व्यक्तिगत चीज़ें भी दिखाई देती हैं। आगे ने जितना तुम्हारा सच है, कविता में कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, पीठ से टोकर नहीं, मन के उन्मेष से। उसे जानो, उसे पकड़ो मत। यथार्थवाद का स्वरूप, प्रगतिवादी कवियों से लेकर आधुनिक काल में और नई कविता तक आते आते यथार्थवाद में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि यथार्थ किसी प्रकार का क्यों न हो, उसमें व्यक्तिगत भावनाओं की बात कहीं ना कहीं आ ही जाती है। प्रगतिवादी कवि यथार्थ, नई कविता के यथार्थ की तुलना सदैव अलग अलग है। मदन वात्स्यायन ने अपने काव्य में यथार्थ को इस प्रकार अंकित किया कि इस युग की पत्नी सी हो कुछ, कौन बहस में तुमसे जीते। बौद्धिकता, नई कविता के विषय में कहा जाता है, इसमें बौद्धिकता की भावना अपने चरम पर थी। मानव के प्रति नई दृष्टि, विश्वास, नई कविता, आधुनिक काल के कवियों में, नई कविता के कवियों की अगर बात की जाए तो इनमें ईश्वर और मानव को, दोनों को अलग अलग तरीके से महत्व देने की अपेक्षा मानव को ईश्वर से ऊंचा स्थापित किया है, सबसे महत्वपूर्ण माना है। आगे कहते हैं कि आस्था न कांपे मानव, फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है, जो अभी इससे पहले बताया था। मानवीयता, नई कवियों का प्रेम शारीरिक ही नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे तरह का दृष्टिकोण इनका बदला है। और नए नए उपमानों का प्रयोग, आधुनिक काल की कविता में आप पाएंगे कि नए नए उपमानों का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि इससे एक नया चमत्कार पैदा होता है जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार के नए नए उपमानों से काव्य में आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है, मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। संघर्ष की प्रेरणा, नए कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से मानव जाति को अपने आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष के लिए भी सचेत किया है। भविष्य के प्रति संवेदनशील, और कहना न होगा कि जो नई कविता है वो भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से बहुत संपन्न है, क्योंकि हर युग की प्रवृत्तियां एक युग से अलग होती हैं। धन्यवाद।